Hello students, welcome to accountancy class. Today we are going to start a new chapter बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट. शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं BRS. बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, इसको तैयार क्यों किया जाता है, तो आज की क्लास में हम वही टॉपिक कवर करने वाले हैं. देखो, हमने पहले जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी है उसके अंदर हमने रिकॉर्डिंग का काम किया जर्नल एंड कैश बुक के अंदर. कैश बुक के अंदर आपने अमाउंट के दो कॉलम तैयार किए, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. बैंक कॉलम का मतलब मींस जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो हम अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं. अब बैंक की ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड हम अपने पास रख रहे हैं, आप उसको बैंक अकाउंट में भी तैयार कर सकते हो या आपने कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम बना के उसके अंदर उसको रिकॉर्ड किया. बैंक ट्रांजैक्शन के अंदर जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी वो बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे. फॉर एग्जांपल, आपने बैंक पे पैसे डिपॉजिट करा दिए, बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए, चेक रिसीव कर लिया, चेक से पेमेंट कर दी, वो सब ट्रांजैक्शन हम अपने पास कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे थे बैंक कॉलम के अंदर. या आप कैश बुक में बैंक कॉलम नहीं बनाना चाहते तो आप बैंक अकाउंट बना के सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं. सेम इसी तरीके से बैंक भी हमारी जो ट्रांजैक्शन है, जो हमारी ट्रांजैक्शन हमारे बैंक से रिलेटेड है, तो जो बैंक अकाउंट हमने ओपन किया हुआ है जिस बैंक में, उस बैंक में बैंक भी हमारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है. तो वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है उसके प्रूफ के लिए बैंक एक पासबुक तैयार करता है, वो पासबुक हमें ही दे देता है बैंक. मतलब पासबुक के अंदर बैंक अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है. देखो, बात तो एक ही है, मतलब हम अपने पास बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैंक अपने पास हमारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है. मीन्स आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराए तो वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो गए, तो वो पासबुक के अंदर हमें उसका बैलेंस मिल जाता है. तो हम लोग जो अपने पास बुक तैयार कर रहे हैं वो कैश बुक है जिसके अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं. नॉर्मली हम बैंक अकाउंट बनाने के बजाय कैश बुक में ही बैंक अकाउंट बनाते हैं. तो मींस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कैश बुक तैयार कर रहा है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए, और बैंक जो है वो पासबुक तैयार कर रहा है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए. अब दोनों बात तो एक ही है, कैश बुक और पासबुक. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली करंट अकाउंट ओपन कराते हैं. दो तरह के अकाउंट मेनली हम पढ़ते हैं, सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है या बैंकिंग ट्रांजैक्शन को हम लेके चले, हमारे जो बैंक अकाउंट की जो रिकॉर्डिंग है, बैंक अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन है वो हम अपने पास रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश बुक के अंदर, और बैंक जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है वो पासबुक के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं. जिन बच्चों का बैंक में अकाउंट है तो उनके पास पासबुक होगी, तो आप उसको चेक करेंगे तो पासबुक के अंदर दो कॉलम हमें मिलते हैं, एक विड्रॉल कॉलम और एक डिपॉजिट कॉलम. मतलब जैसे हम कैश बुक तैयार कर रहे हैं, हम कैश बुक इस तरीके से तैयार करते हैं. ओनली मैं बैंक कॉलम लेके चल रहा हूँ कैश बुक का, तो हम इधर लेके चलते हैं रिसिप्ट साइड और इधर लेके चलते हैं पेमेंट साइड. ठीक है, इसी तरीके से बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं. बैंक के अंदर आपको इस तरीके से कॉलम मिलेंगे, बैंक पासबुक बनाते हैं. तो इसमें आता है विड्रॉल एंड डिपॉजिट. इस तरीके से आपको दो कॉलम मिलते हैं. मतलब जो आपने पैसा रिसीव किया है, कहीं से हमने बाय चेक पैसा रिसीव किया, हमने डेबिट साइड में लिख दिया बैंक कॉलम में. ठीक है, तो वो पैसा बैंक में डिपॉजिट साइड में लिखा जाता है. जो पेमेंट हमने बाय चेक की है तो वो हमारा विड्रॉल साइड में लिखा जाता है. मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया. मतलब जो पेमेंट है वो विड्रॉल में लिखी जाती है और जो रिसिप्ट है वो डिपॉजिट में लिखे जाते हैं. अब जितनी पेमेंट आपने चेक से की उतना ही हमारा बैलेंस कम होगा ना. मतलब जितने पैसे आपने बैंक में डिपॉजिट कराए उतने ही हमारा बैंक बैलेंस प्लस होगा. अगर हम इसको एंट्री के थ्रू समझें तो देखो कैसे इसको करते हैं. देखो, आपने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एंट्री करता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. इसकी क्या एंट्री करेंगे? जनरल के अंदर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, मान लो ये मिस्टर राम की बुक्स हैं, तो हम बैंक का या नाम लिखेंगे. हम एक्चुअली बैंक टू कैश करते हैं, एक्चुअली में बैंक का नाम लिखा जाता है. मान लो HDFC अकाउंट, बैंक में अकाउंट है आपका, तो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, अब बैंक क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा हमारे बिहाफ पे? हमारे पास से पैसा चला गया, हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो हमने बैंक को
डेबिट कर दिया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, या आप ये ले सकते हैं कि बैंक रिसीवर था। अब बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक के पास कैश आया, बैंक एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम। अब 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए थे, तो 10,000 रुपीज़ ही बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। मतलब जितने पैसे आपने बैंक में डिपॉजिट कराए हैं, आपका बैंक बैलेंस उतने से ही प्लस होगा ना। आपने किसी को चेक से पेमेंट कर दी तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो बैंक भी उतने अमाउंट से ही हमारा बैलेंस कम करेगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी कैश बुक और पासबुक आपस में मैच नहीं होती। अब ये वाली एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको आगे कैश बुक के अंदर, और इसको बैंक रिकॉर्ड करेगा पासबुक के अंदर। ये तो जनरल एंट्री थी, जब हम बुक्स बनाते हैं तो उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो बाय रूल हमारी कैश बुक और पासबुक आपस में मैच करनी चाहिए, क्योंकि आपने 10,000 डिपॉजिट कराया तो बैंक में भी तो 10,000 ही होना चाहिए ना बैलेंस। लेकिन कई बार ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक आपस में मैच नहीं करती। पहला नंबर तो वो रीज़न कौन से हैं, वो अभी हम अगले टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। अब कई ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं होती, तो पहले आपको वो रीज़न फाइंड आउट करने हैं। उन रीज़न्स को फाइंड आउट करके आपको एक स्टेटमेंट तैयार करनी होती है, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि इन रीज़न्स की वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रही थी। तो जो स्टेटमेंट आप तैयार करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ कैश बुक और पासबुक के जो डिफरेंसेस हैं उनको मैच किया जाता है। मतलब कैश बुक और पासबुक को मैच किया जाता है, जो डिफरेंस आते हैं उनको डिफरेंसेस को दूर करके आपकी कैश बुक और पासबुक को मैच करना होता है। अब कैश बुक और पासबुक मैच होनी चाहिए, ये तो हमें भी पता है। क्यों होनी चाहिए, क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों तैयार करनी पड़ती है। इनकम टैक्स पर्पस के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स जब हम रिटर्न फाइल करते हैं, तो जिस डेट को आपने अपनी बुक्स क्लोज की हैं, या मंथ के एंड में, हर मंथ के एंड में, मतलब जब आपने अपनी बुक्स को ऑडिट कराना है, नॉर्मली हम 31 मार्च तक अपनी बुक्स बनाते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च को आपकी बुक्स जो है आपस में मैच होनी चाहिए। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस आपस में मैच होना चाहिए, कैश बुक एंड पासबुक आपस में मैच होनी चाहिए। अगर आपकी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रही, तो आपको वो डिफरेंसेस बताने पड़ते हैं कि किस वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रही। तो वो रीज़न बताने के बाद हम एक जो उन रीज़न्स को जिस स्टेटमेंट पे लिखते हैं उसे हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए इसकी ज़रूरत है। आपने फाइनल अकाउंट आगे तैयार करने प्रॉपर तरीके से, तो आगे हमें किसी तरीके की दिक्कत ना आए नेक्स्ट ईयर। सेकेंडली, हमें अपने बैलेंसेस पता लगते रहें। कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपने एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए हो, या हमने रिकॉर्ड कर ली, बैंक रिकॉर्ड करना भूल गया हो। तो सभी रीजंस हमें पता होने चाहिए, भी कोई किसी भी तरीके की एरर्स नहीं होनी चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं होती। पहले हमें रीज़न पढ़ने हैं, फिर उन रीजंस को दूर कैसे करना है, और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है वो बाद में पढ़ेंगे। तो मेनली दो ऐसे कॉजेज आते हैं जो डिफरेंसेस जिनकी वजह से होते हैं। डिफरेंसेस कॉज्ड बाय टाइम गैप एंड डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर कमिटेड। टाइम गैप इन द सेंस कि टाइम की वजह से डिफरेंस आ जाता है। देखो, एक डिफरेंस ऐसा होता है कि मतलब जो डिफरेंस आ रहा है आपकी कैश बुक और पासबुक में, एक रीज़न ऐसा होता है कि जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, टाइम की वजह से वो डिफरेंस आ गया। एक डिफरेंस ऐसा होता है जिसमें हमने कोई गलती कर दी। हमने इन द सेंस कि जो अकाउंटेंट जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा था उसने गलती कर दी, या बैंक के जो पर्सन है उसने कोई गलती कर दी। अब टाइम की वजह से कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस आ सकते हैं। सबसे पहले आता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपने चेक इशू कर दिया लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अब देखो, एक है हमारे पास कैश बुक और एक है पासबुक। ये ऑलरेडी इक्वल थी पहले, लेकिन आपने चेक इशू कर दिया। अब देखो, चेक इशू हम लोग करेंगे, बैंक तो नहीं करेगा। हमने चेक इशू करा, हमारे अकाउंटेंट ने चेक इशू करा, किसी कस्टमर को हमें पेमेंट करनी थी, सप्लायर को पेमेंट करनी थी, किसी भी पर्सन को पेमेंट करनी थी, आपने चेक इशू कर दिया। अब चेक इशू करने से हमारी कैश बुक डाउन होगी, ठीक है। लेकिन चेक इशू करने से कैश बुक डाउन हुई बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब मैंने किसी कस्टमर को चेक दिया 20,000 रुपीज़ का कि मेरे अकाउंट में से पैसे आप निकलवा लेना, लेकिन रियल में क्या हुआ, वो पर्सन बैंक में पैसे निकलवाने गया ही नहीं। गया है तो कुछ दिन रुक के गया। मतलब मैंने जो चेक दिया वो क्लोजिंग डेट को दिया 31 मार्च को। अब बाय रूल अगर वो पर्सन उसी दिन चला जाता तो मेरा बैंक बैलेंस उसी दिन कम हो जाता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चेक को क्लियर होने पे टाइम लग जाता है, सेम डे क्लियर भी नहीं हो पाता।
तो मतलब मैंने 31 मार्च को चेक दिया तो मैंने अपनी बुक्स में से उसी दिन ही बैंक बैलेंस माइनस कर दिया, क्योंकि जब आप कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड करी होगी तो आपने बाय कस्टमर सप्लायर नेम लिख दिया होगा, लेकिन वो पर्सन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद बैंक में उसने चेक डिपॉजिट कराया और हमारा बैलेंस 15 दिन के बाद माइनस हुआ। अब उस केस में क्या हुआ, हमारी कैश बुक तो डाउन होगी लेकिन पासबुक वहीं के वहीं पड़ी है, मतलब कैश बुक का बैलेंस तो डाउन हो जाता है, पासबुक वहीं है, तो इस वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करती। मतलब इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, टाइम की वजह से ये डिफरेंस आ गया। आपने किसी को चेक दिया, चेक देने से क्या हुआ, आपकी कैश बुक डाउन होगी, पासबुक आपकी डाउन नहीं हुई, मतलब आपका कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस आपने माइनस कर दिया, क्योंकि जिस दिन चेक दिया हम तो उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे। बैंक उस दिन अपना बैलेंस माइनस करेगा ना, बैंक आपका बैलेंस उस दिन माइनस करेगा जिस दिन बैंक के पास वो चेक आएगा। तो बैंक ने तो वो बैलेंस माइनस किया नहीं, हमने उस डेट को बैलेंस माइनस कर दिया, तो इस वजह से हमारी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करती। एक आता है चेक पेड इनटू बैंक। अब इसका अपोजिट हो जाए कि चेक आपने डिपॉजिट कराया था, मुझे किसी कस्टमर से चेक मिला, मुझे किसी कस्टमर से चेक मिला, मैंने क्या कर दिया, उसको उसी दिन ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि आपको किसी कस्टमर से चेक मिलता है, सेम डे में डिपॉजिट कराते हो तो आप बैंक को डेबिट करते हैं। अब किसी कस्टमर से चेक मिलता है, मैंने उसको बैंक में सेम डे में डिपॉजिट करा दिया, लेकिन मैं बैंक में जाके वो चेक डिपॉजिट भी कराया, उसको क्लियरिंग के लिए भी हमने लगा दिया, लेकिन वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ उस डेट को। क्लियर इन द सेंस एक्चुअली क्या होता है कि कस्टमर ने मुझे चेक दिया पंजाब नेशनल बैंक का, अब मेरा अकाउंट था HDFC बैंक में, तो मैं तो HDFC बैंक में ही जाऊँगा डिपॉजिट कराने के लिए, तो मैंने HDFC बैंक के क्लियरिंग बॉक्स में वो चेक डाल दिया। तो HDFC बैंक वाले उस दिन उस चेक को निकालेंगे उस क्लियरिंग बॉक्स से, उस चेक को वो वापस PNB में भेजते हैं। PNB वाले चेक जो बैंक वाले हैं, PNB मतलब पंजाब नेशनल जो बैंक है, उसमें जो पर्सन का अकाउंट था वो चेक करेंगे कि उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं, वो उस चेक को क्लियर कर देंगे कि हाँ जी इस पर्सन के अकाउंट में पैसे हैं, वो वहाँ से उतने चेक बैलेंस माइनस कर देंगे, फिर वो HDFC बैंक में मेरे अकाउंट में पैसे प्लस होंगे तो जाके मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। तो इस प्रोसेस में 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो इस केस में क्या होता है, मैंने तो अपना बैंक बैलेंस उसी दिन प्लस कर दिया, लेकिन बैंक मेरा बैलेंस किस दिन प्लस करेगा, जिस दिन वो चेक क्लियर हो जाएगा। तो 3 या 4 दिन बाद ये चेक क्लियर होता है, तो वो मैंने अब 31 मार्च को अपने बुक्स पर प्लस करी क्लोजिंग डेट को। ऐसा नहीं है कि 31 मार्च को या बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं, आप 31 दिसंबर को भी कर सकते हैं, मतलब आपने मंथ के एंड में रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तैयार कर लिया, आप अपनी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करना चाह रहे थे, तो क्लोजिंग डेट को मैंने तो चेक डिपॉजिट करा दिया, उसको क्लियर होने में टाइम लग गया, तो जिस डेट को मैंने चेक क्लियर कराया उसी डेट को अगर मैं अपनी कैश बुक और पासबुक मैच करना चाह रहा हूँ तो मैच नहीं करेंगी, मेरी कैश बुक और पासबुक तो मैच करेंगे 3 दिन के बाद। अब इनका करेंगे क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि डिफरेंसेस कैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है चेक पेड इनटू बैंक एंड डिसऑनर। अब देखो मैंने चेक डिपॉजिट कराया, बैंक ने भी मेरा अकाउंट प्लस कर दिया, ठीक है, मैंने चेक डिपॉजिट कराया 15 तारीख को, 18-19 तारीख को वो चेक क्लियर हो गया, मेरा बैंक बैलेंस प्लस हो गया, लेकिन क्लोजिंग डेट को मुझे पता लगता है कि वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब वो चेक प्लस हो गया था, क्लियर होने के बाद पता लगता है डिसऑनर हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि मुझे कहीं से चेक आया हुआ था और मैंने अपनी कैश बुक में प्लस अभी करा ही नहीं और बैंक ने बैलेंस माइनस कर दिया, तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करती। डिसऑनर का मतलब बाउंस हो जाना, सामने वाले पर्सन के अकाउंट में पैसे नहीं थे तो बैंक ने वो बैलेंस माइनस कर दिया। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया। अब देखो जो मेरा बैंक में पैसा पड़ा है, सेविंग अकाउंट में पड़ा है, मतलब जो मेरा बैंक अकाउंट था, अब बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है। अब बैंक जो अपनी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करता है तो मुझे उसकी कैलकुलेशन नहीं पता, या मैं उस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि बैंक हमें बता ही देगा कि कितना इंटरेस्ट आता है। अब बैंक ने इंटरेस्ट देके हमारा बैंक बैलेंस प्लस कर दिया। अब बैंक बैलेंस तो प्लस हो जाता है लेकिन कैश बुक मैंने प्लस ही नहीं करी, क्योंकि मुझे बैंक से ही तो पता लगेगा कि मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना था। तो पासबुक तो आपकी प्लस होगी, बैंक बैलेंस प्लस होगा, कैश बुक आपने करी नहीं, ठीक है, तो उस वजह से भी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं होती। इसी तरीके से बैंक अगर आपका इंटरेस्ट काट लेता है, बैंक चार्जेस होते हैं किसी तरीके से, या बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट काट लिया, मेरा करंट अकाउंट तक, तो करंट अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो बैंक ऑलरेडी बैंक बैलेंस ही माइनस कर देता है। या बैंक चार्जेस हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक ने चार्जेस काट लिए, या जैसे ATM के चार्जेस हैं, या कोई आपका लोकर रेंट, आपने बैंक में लोकर ले रखा है उसके चार्जेस हैं, तो बैंक आपके अकाउंट में से पैसे कट कर लेते हैं। तो कई तरीके के ऐसे चार्जेस हैं, बैंक अपना बैलेंस काट देता है, बैंक बैलेंस माइनस हो जाता है, हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं,
उसको बाद में मैच करते हैं, तो जब तक मैच नहीं करते तो तब तक आपके कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस रहता ही रहता है। आजकल तो क्या होता है कि आपके पास मैसेज आ जाता है, लेकिन कई मैसेजेस नहीं भी हमारे पास आते, जैसे एटीएम चार्जेस का मैसेज नहीं आता, कम अमाउंट के मैसेजेस हमारे पास नहीं आते, तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि बैंक ने कितने पैसे हमें प्लस करें, कितने काटे, तो उस वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करती। कई बार ऐसा होता है कि हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप हमारे यहाँ पे पेमेंट कर देना, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर देना, या कोई भी किसी भी तरीके की पेमेंट हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप वो पेमेंट आप कर सकते हैं। तो बैंक ने वो पेमेंट कर दी और हमें उस चीज़ का पता ही नहीं चला कि इस डेट को पेमेंट हुई है, हमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो उस वजह से भी आपकी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं होती। क्योंकि बैंक ने पेमेंट करी है तो हमें भी तो कैश बुक में वो बैलेंस माइनस करना चाहिए था, हम वो बैलेंस माइनस करना भूल गए, या हमें पता ही नहीं चला कि बैंक ने वो बैलेंस कब माइनस किया, तो उस वजह से भी कैश बुक और पासबुक आपस में मैच नहीं होती। सेम ऐसे ही बैंक आपको इंटरेस्ट दे देता है, या हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, या डिविडेंड कलेक्ट करता है बैंक। मतलब मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई थी तो मेरा बैंक में अकाउंट था, उसी अकाउंट में डीमेट अकाउंट है, तो बैंक मेरे बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ पे डिविडेंड कलेक्ट करता है या इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, तो मुझे उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। कुछ दिन के बाद मुझे पता लगता है, या मैं अपडेट कुछ दिन के बाद कराता हूँ अपनी पासबुक को, तो उस वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस नहीं मिल पाता। तो ये ऐसे डिफरेंसेस थे जिनकी जो डिफरेंसेस टाइम की वजह से होते हैं, मतलब टाइम गैप की वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक नहीं मिल पाती। दूसरा डिफरेंसेस आते हैं कि कोई हमने एरर कर दी, कुछ एरर्स या तो हमने कर दी या कई एरर ऐसी होती हैं जो बैंक ने कर दी। जैसे चेक इशू किया और ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब मैंने चेक इशू कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। ओमिटेड मतलब भूल जाना, मतलब मैंने चेक इशू करा, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गया। रिकॉर्ड करना कैसे भूल गया? मुझे कहीं से चेक मिला, मैंने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करा दिया, अपनी कैश बुक में प्लस करा ही नहीं है, तो वो मेरी गलती थी। ये तो देखो टाइम की वजह से हुआ, हम ट्रांजैक्शन तो कर रहे थे लेकिन टाइम की वजह से वो डिफरेंसेस आ रहे थे। मतलब मैंने आज प्लस किया, बैंक ने 3 दिन बाद प्लस किया। यहाँ क्या है कि बैंक ने तो प्लस कर दिया, मैं प्लस करना ही भूल गया, या चेक डिपॉजिट कराया वो रिकॉर्ड करना भूल गए, या ऐसा होता है कि कोई टोटलिंग में गलती होगी, बैलेंसिंग में गलती होगी, मतलब मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी जिसमें मेरा टोटल नहीं मिल रहा और बैलेंस नहीं मिल रहा कैश बुक का जो बैंक बैलेंस है, तो वो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। अमाउंट गलत लिख दिया, गलत अकाउंट में लिख बैठे, तो हमारे अकाउंटेंट ने ऐसी गलतियाँ कर दी, तो ये एरर है कि जो हमसे होगी, ये क्लैरिकल मिस्टेक बोली जाती है एक्चुअल में, ये नॉन क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं। और कुछ एरर ऐसी होती है जो बैंक ने कर दी, बैंक ने हमारे अकाउंट में प्लस करने थे, गलती से किसी और के अकाउंट में प्लस कर दिए, ऐसा हो जाता है बहुत बार। या बैंक ने किसी और के अकाउंट में प्लस करने थे, हमारे अकाउंट में प्लस कर दिए। बैंक ने हमारे बैलेंस जो अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट कट कर लिया, या मतलब किसी भी तरीके की बैंक ने कोई ऐसी एरर कर दी, बैंक ने ज़्यादा चार्जेस लगा लिए, बाद में पता लगा ये चार्जेस लगने नहीं चाहिए थे। तो कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो बैंक कर बैठता है, कुछ ऐसे एरर ऐसी होती हैं जो हम लोग कर बैठते हैं, तो वो हो जाती है क्लैरिकल मिस्टेक। तो इन एरर्स की वजह से, इन डिफरेंसेस की वजह से हमें हमारी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं होती, और हमें अपनी कैश बुक और पासबुक अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स मैच करनी ज़रूरी है। क्योंकि देखो ये तो ज़रूरी ही है, जो गलतियाँ आपने कर दी ये तो कंपलसरी हैं। ये वाली ऐसी एरर है जो आज मतलब हमने तो एरर करी हुई है, वो 2 दिन बाद हो सकता है कि मैच कर जाए, मतलब ये वाली तो एरर्स नहीं है, इनको हम एरर्स नहीं बोलते। ये तो क्या है कि डिफरेंसेस आगे टाइम गैप की वजह से ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद अपने आप बैलेंस मैच हो जाएगा। लेकिन ये ऐसी एरर है जो 2 या 3 दिन बाद मैच नहीं होने वाली, क्योंकि हमने एरर कर रखी है। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये गलती थी तो बैलेंस मैच कैसे होगा। हमें इनको तो मैच करना जरूरी ही है, प्लस इनको भी क्यों मैच करना जरूरी है, एक्चुअल में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप 31 मार्च को या जिस डेट को आप रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब जिस डेट को आप अपनी बुक्स क्लोज करते हैं, तो जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस टाइम आपकी कैश बुक और पासबुक मैच होनी चाहिए। तो कैश बुक और पासबुक को अब देखो मैच तो होनी चाहिए। अब मैंने जो सीए है वो मेरे से पूछता है कि सर आपका कैश बैलेंस आ रहा है 40,000, जो कैश बुक में बैंक बैलेंस है वो 40,000 आ रहा है, लेकिन आपका बैंक बैलेंस आ रहा है 30,000। तो मैं सीए को बताता हूँ कि मैंने एक चेक इशू करा था, वो बैंक ने पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं करा। तो उसमें देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हमें कुछ ये नहीं कहेगा कि हमने कुछ गलती कर दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप क्या करें, एक स्टेटमेंट तैयार करें, उसके ऊपर ये लिखें, उसके ऊपर हमें ये लिखना पड़ता है कि मेरा जो कैश बैलेंस है वो है 40,000, ठीक है। मैंने एक चेक इशू करा हुआ था, वो प्रेजेंट नहीं हुआ,
10,000 का, इस वजह से मेरा बैलेंस कम आ रहा है। तो मेरा पासबुक का बैलेंस ये है, ठीक है, ये कैश बुक का बैलेंस था। या आप इस तरीके से बताएं कि पासबुक का जो बैलेंस है वो 30,000 है, एक चेक इशू करा हुआ था, अगर वो इशू ना करता तो मेरा बैलेंस 40,000 ही होता। तो जिस स्टेटमेंट पे आप इसको तैयार करते हो ना, उसको हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये तो मैंने आपको वैसे जनरली बताया है, इसको हम प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे, कैसे तैयार करना है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। मतलब आप इसको इस तरीके से बैलेंसिंग को प्लस माइनस करके कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच कर देते हैं रफली सीए को दिखाने के लिए। तो जिस स्टेटमेंट पे हम वो तैयार करते हैं ना, मतलब सीए को हम बताते हैं कि ये मेरा कैश बैलेंस था, ये मेरे चेक इशू हुए थे, ये चेक डिपॉजिट कराए थे, इतना बैंक चार्जेस था, इन रीजंस की वजह से मेरी कैश बुक मैच नहीं कर रही थी, तो ये रीज़न थे। सीए उसको ऑथराइज कर देते हैं, ये रीज़न आपके वैलिड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप सही कर लीजिए। और कैश बुक और पासबुक आपस में मैच हो जाती है, हम बैलेंस मैच करके बता देते हैं, ताकि कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले हमसे पूछते हैं कि ये मैच क्यों नहीं कर रहे, तो हम बताएं कि ये रीज़न थे। तो जहाँ वो स्टेटमेंट पे जो ये बैलेंसेस मिलाए जाते हैं ना, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आपके लिए आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना हो, इसलिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। अब इनको आप कैसे तैयार करते हैं, आप कैश बुक को पासबुक से भी मैच कर सकते हैं, पासबुक का बैलेंस कैश बुक से भी मैच कर सकते हैं, जैसे मैंने किया ना, कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करके दिखा दिया, या पासबुक का बैलेंस आप कैश बुक से भी मैच कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं कंप्लीट होती है। इसके अंदर हमें सिर्फ ये सीखना था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को तैयार क्यों किया जाता है, ऐसे कौन कौन से रीज़न होते हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करती। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि उन रीजंस को कैसे फाइंड आउट करके किस तरीके से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी है। बड़ा इजी सा चैप्टर है, लेकिन आज की क्लास में आपने यही सीखना है कि बीआरएस क्या है, उसको तैयार क्यों किया जाता है। तो इसका जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जहाँ सम स्टार्ट होते हैं, सम स्टार्ट होने से पहले जितनी भी इस चैप्टर की थ्योरी है आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको थ्योरी पढ़ने से पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है और उसको तैयार क्यों किया जाता है। अच्छे से थ्योरी पढ़नी है, ताकि जब हम प्रैक्टिकल सम्स करें तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। तो सम जहाँ स्टार्ट होते हैं उससे पहले वाली आपको सारी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, ये डिफरेंसेस याद करने हैं कि कौन कौन से ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक मैच नहीं करती। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।